हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 हमारा बात करता है कंपोजिशन लिवाय, जो कि हमारा सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 के अंडर आता है हमारा कंपोजिशन लिवाय। आप लोग कंपोजिशन स्कीम भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन लिवाय सेक्शन 10 1 to 5, इसके अंदर सब सेक्शंस है जो कि 1 to 5 तक है, ठीक है। सेक्शन 10A, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, ठीक है। मीनिंग एंड बेनिफिट्स देख लेते हैं। कंपोजिशन लिवाय होता क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो दिस स्कीम इज़ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, ठीक है। जैसे कि जीएसटी हर किसी पे तो नहीं लगाया जा सकता है। जो लोग कुछ क्या होते हैं स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। स्मॉल बिजनेसमैन है तो एक्चुअली में उनका प्रॉफिट कम है तो वो क्या करेंगे, टैक्स भी कम पे करेंगे। तो कंपोजिशन लिवाय उन्हीं लोगों के लिए है। इट इज़ वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल स्कीम, ठीक है। ये टोटली वॉलेंट्री है और एक ऑप्शनल है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर है या स्मॉल बिजनेसमैन है तो आप कंपोजिशन स्कीम ही लें, ठीक है। ये पूरा वॉलेंट्री और एक ऑप्शनल है। स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स रेट्स हैव बीन सेट फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। यही मैंने बात बताई कि स्मॉल बिजनेसमैन के लिए इसमें क्या है, स्मॉल टैक्स रेट्स क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है। क्यों? उनके लिए ज़्यादा सिंपल रहे और कंप्लायंस कॉस्ट जो आते हैं वो कम हो, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट द रेट ऑफ लोअर रेट्स, ठीक है। उन लोगों को क्या ये बेनिफिट दिया जाएगा कि आप अपने रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पे भर सकते हैं और कम रेट्स पे भर सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द होल सेक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इसमें हम 5 चीज़ पढ़ेंगे। जैसे 5 सब सेक्शंस है तो वही पढ़ेंगे। टर्नओवर लिमिट एंड रेट्स देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, कौन नॉन एलिजिबल पर्सन है वो देखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे और पेनाल्टी कॉस्ट देखेंगे, ठीक है, कि पेनाल्टी क्या लगती है। फिर हमारा टर्नओवर लिमिट एंड रेट्स फॉर कंपोजिशन लिवाय। टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए कंपोजिशन लिवाय में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ एग्रीगेट टर्नओवर? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कंपोजिशन लिवाय में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एग्रीगेट टर्नओवर लेके चलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ये ज़रूरी होता है जानना। ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ये ऑल इंडिया बेसिस होता है, ठीक है। फॉर अ पर्सन हैविंग सेम पेन सम ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई। इसका मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या है, अगर कोई एक कंपनी है क्या कर रही है, उसके बहुत सारे ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में, तो वो सारे ब्रांचेज सेम पेन के, ठीक है। सेम पेन के मतलब अगर कोई सेम, जैसे कि बहुत सारे होते हैं अलग अलग ब्रांचेज डाले, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी, जैसे टाटा मोटर्स बना रहा है और टाटा सॉल्ट भी बना रहा है, तो इसलिए नहीं, हम टाटा सॉल्ट्स के जितने जितने ब्रांचेज हैं उन सब का क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ इंटर स्टेट सप्लाई। ये सब चीज़ें क्या होगी, इस पर इंक्लूड होगी। जो भी चीज़ें टैक्सेबल होंगी वो इंक्लूड होगी। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो कि क्या है, जीएसटी के रिजिम में नहीं आता, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ क्या होगी, इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगे। और इंटर स्टेट्स, अगर अपने ही स्टेट में कोई सप्लाई हो, इंटर स्टेट्स मतलब कि अपने स्टेट से बाहर भी अगर कोई सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। ऐसा सप्लाई जिसपे क्या हो, रिवर्स चार्ज पेड हुआ, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। टैक्सेस, जीएसटी एंड सेस, इसमें जिस चीज़ों पे क्या होता है जीएसटी लगता है वो चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी और जिन चीज़ों पे सेस लगता है वो चीज़ें भी इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। हु इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? अब कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल होता है, ठीक है। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो, ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज़ लेस देन 1 करोड़ इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख, ठीक है। जिसका क्या हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्या टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो। पहले इसकी लिमिट 50 लाख रखी गई थी लेकिन अब बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट दैट इज़ 9 स्टेट्स लिमिट से 75 लाख। कुछ 9 स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, ऐसे तो 11 स्पेशल स्टेट्स कैटेगरीज आती हैं, लेकिन 9 के लिए क्या किया गया, 9 स्टेट्स के लिए ये 75 लाख रखा गया है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड जो है ये भी हमारे स्पेशल स्टेट्स है, लेकिन इसमें क्या है, लिमिट 1 करोड़ ही है। बाकी 9 में हमने क्या कर दिया है, 75 लाख कर दिया है, ठीक है। फिर
एप्लीकेबल रेट कार्ड फॉर कंपोजिशन लिवाई क्या है, मतलब कितना परसेंट उन लोगों को देना पड़ता है, तो देख लेते हैं। कैटेगरी में आते हैं मैन्युफैक्चरर, सप्लायर ऑफ फूड, मतलब सप्लायर ऑफ फूड मतलब रेस्टोरेंट जैसे, ट्रेडर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट मतलब टोटल टर्नओवर में इनको 1% देना होगा, इनको 5% देना होगा, इनको 1% देना होगा, और ये दोनों क्या होगा, आधा आधा CGST और SGST में बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड जैसे हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरर्स एक्सक्लूड आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको। मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आइसक्रीम बनाते हैं, पान मसाला बनाते हैं, और टोबैको की जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो लोग क्या होंगे, इस रिजीम से बाहर रहेंगे कंपोजिशन लिवाई से। सप्लायर ऑफ ओनली रेस्टोरेंट सर्विस एंड नॉट अदर, सब सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले को इंक्लूड किया गया है कंपोजिशन लिवाई में, बाकी किसी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, जितने भी तरीके के गुड्स हैं अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इंटीमेटिंग ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लिवाई, क्या प्रोसीजर है देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर कोई न्यू रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या है, इन अ फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1 पार्ट B एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो जब फॉर्म भर के देगा, पार्ट B रजिस्ट्रेशन 1 का फॉर्म भर के देगा, उसको जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उस दिन से क्या होगा, उसका कंपोजिशन लिवाई क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम देन, जो क्या है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे GST में रजिस्टर्ड है लेकिन क्या कराना है, अब चेंज करा रहा है, कंपोजिशन लिवाई में कह रहा है मुझे चेंज कर दो, तो उसके लिए क्या है, इंटीमेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द सेड ऑप्शन इज एक्सरसाइज एंड इफेक्टिव फ्रॉम द बिगनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, मतलब उसको फाइनेंशियल ईयर से पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रिकमेंडेशन देनी होगी, फॉर्म भरना होगा, और उसका अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है तो वो क्या होगा, जिस दिन से उसका क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस दिन से क्या होगा, उसका कंपोजिशन स्कीम चालू हो जाएगा, ठीक है। डिटेल ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश्ड इंक्लूडिंग, उसको किस किस चीज़ों का क्या होगा, स्टॉक का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हेल्ड ऑन द डे प्रीसीडिंग फ्रॉम विच द ऑप्ट्स फ्रॉम CS विद इन 19 डेज, ठीक है। जितने भी उसने इनवर्ट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर रखे हैं प्रीसीडिंग ईयर्स में, उसको वो सारे 90 दिन के अंदर अंदर क्या करने होंगे, दिखाने होंगे, ठीक है। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, क्या कंडीशंस है और क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है कंपोजिशन लिवाई के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा, इशू बिल ऑफ सप्लाई, वो क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस वो इशू नहीं करेगा। जैसे कि अगर वो जो बिल देते हैं ना हम लोग को दुकानदार ले, तो वो उसके बिल पे क्या लिखा होगा, बिल ऑफ सप्लाई, और टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो टैक्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए वो क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। नो टैक्स कलेक्शन, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और नो ITC, वो ITC का भी बेनिफिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट नहीं उठा सकता। वर्ड्स ऑन बिल, उसके वर्ड्स बिल पे क्या वर्ड्स लिखे होंगे, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो ये बताएगा, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, वो एलिजिबल नहीं है सप्लाईज पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसके बिल्स पे लिखा होगा। वर्ड्स ऑन प्रोमिनिएंट प्लेट्स, हर प्रोमिनिएंट हर वो जगह पे क्या लिखा रहेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो ये लिखा होगा, ठीक है। नोट है हमारा, नो कंपोजिशन स्कीम विल बी ग्रांटेड इफ हेल्ड इन स्टॉक इंक्लूड इंटर स्टेट एंड इम्पोर्टेड परचेज, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम अगर कोई जैसे कि इम्पोर्टेड परचेज करता है कोई स्टॉक, अगर उसके पास वो सारे स्टॉक्स हैं तो उस पर क्या होगा, उसको कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो पर्सन अगर इम्पोर्ट कर सकता है, GST भर सकता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या है, ग्रांट नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है, एलिजिबल नहीं होगा। नॉन एलिजिबल सप्लाईज फॉर कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन फूड, रेस्टोरेंट सर्विस, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले को ही क्या होगा, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन GST गुड्स लाइक अल्कोहल एंड अदर नोटिफाइड आइटम्स, ठीक है, जो जैसे कि नॉन GST गुड्स हैं, अल्कोहल और ये सब, उन पे ये लोग अगर वो सब से प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं तो वो लोग कंपोजिशन लिवाई नहीं ले सकते। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स के लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, NRI है, तो ये लोगों को भी क्या होगा, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा।
ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन, ऊबर, ओला, ये सबको भी नहीं मिलेगा। इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, या तो वो अगर इन तीनों में से कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसमें भी क्या होगा, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉन एलिजिबल सप्लाई कौन कौन है, मतलब कि क्या उनके किसके अंडर आते हैं। ही शैल पे रिवर्स चार्ज ऑन सेक्शन 9, 3 एंड 4 आउट, वो क्या करते हैं, अगर कोई रिवर्स चार्ज पे कर रहा है सेक्शन 9, 3 के अंडर या 4 के अंडर, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक इंक्लूड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। वो अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या कर रहा है, स्टॉक खरीद रहा है जहाँ पे वो रिवर्स चार्ज पे किया है, तो उसके लिए क्या है, वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका जितना भी क्या है ब्रांचेज होगा, अगर वो एक जगह के लिए कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो उसके सारे ब्रांचेज में क्या हो जाएगा, कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि एक जगह वो रजिस्टर्ड हो रहा है जीएसटी पे, एक जगह वो कंपोजिशन स्कीम के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द CGST, अगर उससे कोई गलती होती है, अगर कुछ भी होता है तो उस पर पेनाल्टी किस सेक्शन के तहत लगता है, 73 और 74 CGST एक्ट के थ्रू लगता है, ठीक है। वो आपको इतना डिटेल में पेनाल्टी के बारे में जानने का ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कोर्स का सेक्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। और वीडियोस डालने में मुझे लेट हो सकता है, वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं कि पूरी कॉपी भरी हुई है, एक कॉपी इसकी और है, वो भी मैं आधी कम से कम भरी हुई है, तो वीडियोज़ बनाने में थोड़े टाइम लग रहे हैं। तब तक अगर आपको नोट्स लेके पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।